तो पार्ट 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हैन की ममू से डिवोर्स पेपर का फोटो भेज देती है जब हिनू का साइन था, जो देख हैन बहुत ज्यादा हट होती है। फिर भी वो हिनू को फोटो दिखाकर कहती है बताओ ये तुमने नहीं किया, पर हिनू मान लेता है कि ये डिवोर्स पेपर्स उसी ने बनाए थे। न पूछती है तुमने ये सब कब बनाया था, तभी न को याद आता है कि जिस दिन उसने नव को उसके मरने की बात बताई थी उस दिन हिन वो उसे कुछ कहने आया था, ना उसके हाथ में एक पेपर भी था। तो हिन उसे पूछते कि क्या वो उसी दिन था जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मरने वाली हूँ। न वो हाँ कहता है। नव के हर जवाब से वो और हट हो रही थी। उससे पूछती कि तुमने ये डिवोर्स पे मुझे नहीं दिए क्योंकि न महीने बाद तो मैं मरने ही वाली थी। नव हाँ कहता है क्योंकि सच में हिनू ने तब यही सोचकर न को डिवोर्स के बारे में नहीं बताया था। सुना बहन का दिल टूट जाता है तो उसे कहती कि अब तक सब कुछ झूठ था, जो भी तुमने किया जो भी तुमने कहा वो सब झूठ था। यन वो उसे कुछ कह नहीं पाता। न उसे पूछती कि अब चुप क्यों हो, अब तक तो सिर्फ झूठ बोलते आए हो। न वो उसे बताता है कि यहाँ आते हुए मैंने उस लॉक को ढूंढ लिया जो हमने 3 साल पहले ब्रिज पे लगाया था। ये बताते हुए और सुनते हुए दोनों की आंखों में जो इमोशंस थे वो हमें साफ दिखाई देते हैं। अगले सीन में हैन अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी हैन उससे बात करने आता है पर हैन यहाँ से निकल जाती है। यन वो उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। हैन कहता है कि अभी बहुत रात हो चुकी है। कहता है मैं चला जाता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। हैन कहती कि जो मैं कर रही हूँ वो करने दो, मुझ में तो अब गुस्सा करने की भी एनर्जी नहीं बची है। न वो कहता है कि एक बार मेरी बस बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, मुझे ऐसा किस लिए करना पड़ा मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। पर हैन कहती कि मुझे अब कुछ नहीं जानना कहकर अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। यन वो देखता है कि उसने शूज भी उतार दिए थे तो वो जल्दी से शूज लेकर लिफ्ट की ओर भागता है, पर हीन तब तक लिफ्ट के अंदर चली गई थी। हाँ वो हिनू के साथ बिताए पिछले कुछ दिनों की मेमोरीज को याद कर रही थी। न के मरने की बात सुनकर नुगु ने जब उसे गले लगाकर आई लव यू कहा था तब से लेकर हैन हर वो पल याद करती है। नुगु ने जिस तरह से उसकी केयर की थी वो सब कुछ अब हैन को झूठ लगने लगता है। हैन जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती है अचानक वो अपने आप को रोड के बीच में पाती है जहाँ एक ट्रक से उसकी टक्कर होने ही वाली थी, पर हिन वो आकर उसे बचा लेता है। वो दूर से ही हैन को फॉलो कर रहा था। न उससे पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं रोड पर कैसे केयरफुल रहना चाहिए। अंदर चलो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लेना, फिर तुम जैसा कहोगी मैं वही करूंगा। हीन उसे कहती कि अगर ऐसा कभी दोबारा हुआ तो मुझे बचाना मत ही कहकर उसका हाथ चढ़ाकर वो चली जाती है। इधर सचल दहा से कहता है कि न वो ऐसा कर सकता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। ग्रैंडपा के खिलाफ उसने प्लानिंग किया और हीन को डिवोर्स देने की तैयारी कर रहा था, इसी ने तो उसे डिवोर्स के लिए उकसाया होगा। यह पूछती है कौन हो सकता है। सचल कहता है कि मेरी आंटी, क्योंकि उनका भी 3-4 बार डिवोर्स हो चुका है, मैंने उन्हें कई बार अकेले बात करते हुए भी सुना है। न जिस दिन जर्मनी गई थी उसी शाम को मैंने आंटी और हिनू को बात करते हुए सुना था। आंटी उसे रोते हुए कुछ कह रही थी, तब आंटी ने हिनू से पूछा था कि तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया, पर सुजल को समझ ही नहीं आया था कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसे लग रहा था कि उनके बीच कुछ तो ग्रेट है। जोसन अब दहाई को भी उन पर डाउट हो जाता है। इधर हैन का रिजल्ट आ जाता है लेकिन उसके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी, जिस वजह से डॉक्टर हिनू से कहते हैं कि अब हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेचुरली जब तक व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं बढ़ जाते, जिसमें कितना टाइम लगेगा वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हैन के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है टेम्पररी मेमोरी लॉस की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, इसलिए आपको हैन के लिए और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। पर ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट्स में जीने की इच्छा भी होनी चाहिए, कोई रीजन या पसंद या कोई ड्रीम जिसके लिए वो जीना चाहती हो। मैं अभी तक कई टर्मिनली इल से मिल चुका हूँ जिनमें से कईयों के साथ मिरेकल हो चुका है, क्योंकि वो सभी किसी न किसी वजह से जीना चाहते थे, इसलिए इनके पास भी ऐसा कोई रीजन होना चाहिए जिसके लिए वो जीना चाहती हो। अभी नजाकर बताती है कि हैन ने डिस्चार्ज ले लिया है तो हिन वो उसे समझाने लगता है कि ऐसे डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर ने बताया थोड़ी दिन वेट करने से WBC बढ़ जाएंगे। पर न कहती है तुम कितने घटिया हो, मैं जानती हूँ तुम बहुत खुश हो गए क्योंकि मैं मर रही हूँ, इसलिए दिखावा बंद करो, वैसे भी मेरे ठीक होने की अब कोई उम्मीद भी नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है। जो सुन हिन वो जाकर उसे रोकता है एंड कहता है क्या तुम एक बार भी ट्राई नहीं करोगी। न उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर न उसका हाथ पकड़कर रोकता है एंड कहता है क्या तुम मुझ पे कोई केस नहीं करोगी। आई मीन मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर तुमने बिना किसी कोर्ट के झमेले से मुझे डिवोर्स दिया तो। एन पूछती क्या मतलब। यन वो कहता है तुम तो सब जानती हो, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दोगी, इसलिए अब ज्यादा नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे साथ रहना नरक से कम नहीं था, तुम की ऐसी लड़की हो तुम खुद भी जानती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ा। तुम्हारे साथ आराम से एक अमीरों वाली जिंदगी जी सकता था, पर मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला क्यों किया पता है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, सबसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूँ। न से चुप होने के लिए कहती है, पर नू से ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे पता चला तुम मरने वाली हो, इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि शांति से मुझे डिवोर्स मिल जाए, पर मैं पकड़ा गया और मेरा प्लान बर्बाद हो गया। सो अगर तुमने मुझ पर बिना कोई एक्शन लिए जस्ट मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, क्या तुम ऐसा करोगी। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर हिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर हिनू उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है चलो फिर कुरिया वापस चलते हैं, और हाँ अगर मैं पहले की तरह तुम्हारे इशारों
किनारों पे नाचता रहा तो क्या तुम अपनी वसीयत अभी रिवाइज करोगी? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए अपनी विल बदलगी। ये सुन हैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ना कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे गुस्से को हैंडल कर पाओगे? न वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। अब तक जो हैन डिप्रेस थी, अब तो वो अपने रिवेंज मोड में आ जाती है। इधर क्वींस ग्रुप में जिसने घोटाला किया था उसका इंटेरोगेशन चल रहा था। इसकी खबर इधर चेयरमैन को मिलती है और उन्हें ये भी बताया जाता है प्रोसिक चेयरमैन को भी सम्मान कर सकते हैं पूछताछ के लिए। इनके डैड को उनकी फिक्र होती है तो चेयरमैन कहते हैं कि फिर तुम चले जाओ मेरी जगह। जब मैं सचल की उम्र का था तब मैं 10 महीने के लिए ऑलरेडी जेल जा चुका हूँ। तो हे इनके डैड कहते हैं कि अगर मैं भी सुजल की उम्र का होता तो मैं ही चला जाता। ये कहकर सभी लोग सचल की ओर देखने लगते हैं तो सचल कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे जेल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डैड कहते हैं कि ये एक एक्सपीरियंस होगा और वैसे भी अगर तुम इंटेरोगेशन में गए तो लोग तुम्हें ही क्वींस ग्रुप का वारिस समझेंगे। पर सचल तो इसके लिए बिल्कुल नहीं मानता। तो उनके एक डायरेक्टर कहते हैं प्रोसेक्सा आपको बुलाए उससे पहले मिस्टर यसो के साथ आपको डील कर लेनी चाहिए, वरना हमारी राइवल कंपनी को मौका मिल जाएगा और वो लोग हमारी कंपनी में गफल वाली बात को न्यूज में निकाल देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी हाथ से चली जाएगी और यही तो हमारे राइवल कंपनी चाहते हैं। इसलिए चेयरमैन सुजल को ऑर्डर दे देते हैं यनसन के साथ इस डील को फाइनलाइज करने का, जो कि वो तुरंत ही जाकर कर लेता है। जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यस के साथ रिजॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। इधर न और यव भी कोरिया लौट आते हैं जहाँ यव को न्यूज से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। वहीं इधर यसन अपने अगले प्लान की ओर बढ़ता है क्योंकि ये रिजॉर्ट क्वींस ग्रुप और यसन के पार्टनरशिप में बन रही थी, जिसमें क्वींस ग्रुप का 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट था और वो 1 ट्रिलियन क्वींस ग्रुप के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे थे। तो यस इस प्रोजेक्ट में जितने भी सारी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को जानबूझकर सामने लाएगा, जिससे क्वींस ग्रुप के इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस ले लेंगे और तब यसन उन्हें ऑफर देगा इतना अमाउंट वो इन्वेस्टर्स ने वापस लिया है वो अकेला वो सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिसके बदले वो उनसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लेगा। और जैसे ही उनकी कंपनी के घोटाले का न्यूज बाहर आएगा क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स गिर जाएंगे। तब मैं उन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की हेल्प से क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स खरीद लूंगा, क्वींस ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाऊंगा, क्योंकि यसन ने बहुत पहले से ही क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स खरीद रखा था। जो सुन बाकी सब लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि अब तो उनके प्लान के बीच का कांटा यानी यूनिवो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इधर न के घर आते ही फैमिली मीटिंग बुलाई जाती है जहां ग्रैंडपा उससे पूछते हैं डिवोर्स पेपर पे साइन यव के है या नहीं। न की मम कहती कि उसी के होंगे और किसके। रंपा कहते हैं कि पहले उसने मेरे रूम में बग्स लगाए, फिर उसके पास से घोटाले करने वाले के सारी प्रूफ मिलना जरूर उसी ने हमारे राइवल कंपनी की प्रोसीक को इस घोटाले के प्रूफ दिए हैं। डैड कहते हैं कि पर वो हैन को डिवोर्स क्यों देगा, यही बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। रिपा कहते हैं कि शायद उसका कोई अफेयर हो सकता है तो डैड कहते हैं कि वो उसके बारे में पता करेंगे, पर न कहती कोई जरूरत नहीं है, डिवोर्स के बाद मैं उसे क्वींस ग्रुप से खुद निकल लूंगी, पर उससे पहले मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है। मेरी ऑडिट टीम ये सब संभालेगी, मैं पर्सनली उसके सारे कंप्यूटर्स, डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स, फोन, फंड्स, वो किससे मिला है, कहाँ गया है, सब कुछ चेक करूंगी। अगर मुझे कोई भी घोटाले का नामो निशान मिला तो मैं उसे रिपोर्ट करूंगी और जो डैमेज उसने पहुंचाया है वो सब उससे वसूल करूंगी, इसलिए आप में से कोई मेरे रास्ते मत आना। ये बोलकर वो डिवोर्स पेपर लेकर चली जाती है। इधर हिंदू सीधे उस टेक शॉप में आता है जहाँ यान भी आया था। नव ने उसे बता दिया था कि हैन को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए यान को उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि हैन चुपचाप बैठने वालों में से तो नहीं थी। यान पूछता है उसने तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया होगा ना। वो कहता है नहीं, वो रोई थी और मेरी वजह से वो रोई थी। ये बोलकर हिंदू काफी ज्यादा सैड होता है। तो यहाँ से जाते हुए यान उससे पूछता है कि तू आगे क्या करेगा और तेरा प्लान क्या है, क्योंकि हैन तुझसे बदला लेने की प्लानिंग जरूर कर रही होगी। नू कहता है हाँ, उसे करना भी चाहिए, उसे अभी कुछ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है ताकि वो अपना पूरा ध्यान किसी और चीज पे लगाए। यान कहता है कि तू जानबूझकर उसके हाथों बर्बाद होना चाहता है। कहता है कि यही एक रास्ता है जिससे वो जी पाएगी, यानी हिनू ने उसे जानबूझकर ही वो सब कहा था ताकि न उससे बदला लेने के काम में बिजी हो जाए और अपने कंडीशन के बारे में सोचकर डिप्रेस हो। तो हिंदू यहाँ से सीधे जाता है ग्रैंडपा से मिलने के लिए। बाहर उसे सचल मिलता है जो उसे कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, कम इस ग्रुप का वारिस में ही रहूंगा। ये सब कुछ मेरा होने के बाद मैं तुम्हें और हैन को कहीं दूर भेजने वाला था, पर तुमने पहले ही गड़बड़ कर दी। इन वो से अगेन वन करता है और बताता है कि रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट को रोक दो क्योंकि अभी तक उस जगह की वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुई है और लाइसेंस मिलने की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सचल उसे ही चुप कराते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में आना बंद करो ना। वो बताता है कि जिस कंसल्टिंग फर्म ने ये प्रेडिक्शन 1 का प्रॉफिट होगा, पर वो एक्चुअल फिगर नहीं थे, एक्चुअल फिगर है सिर्फ 89 बिलियन 1, इसीलिए मेरी बात मानो और इस प्रोजेक्ट को रोक दो। पर सचल तो हिनू पे ही गुस्सा करने लग जाता है, इसलिए हिव अंदर चला जाता है ग्रैंडपा से बात करने के लिए और उनके रूम के बाहर मिलती है हैन की मॉम जो अगेन नबू पे गुस्सा करने लग जाती है। तभी चेयरमैन का सेक्रेटरी उसे अंदर आके लिए कहता है और नबू को चेक करके उसके फोन वगैरह बाहर रखकर ही उसे अंदर लाता है। तो उसके आती ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि हमारी राइवल कंपनी ने तुम्हें क्या ऑफर किया है। नबू को समझ नहीं आता कि उनका क्या मतलब था। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम हैन को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, लगता है तुम्हें बर्बाद होने का शौक है, तुमने मेरे रूम में बग्स लगाए, हमारी कंपनी के सीक्रेट्स तुमने हमारे राइवल कंपनी को दिए, कहीं तुम भी हमारे फाइनेंशियल हेड के साथ इस घोटाले में शामिल तो नहीं हो और तुम सभी ने मुझे
टारगेट तो नहीं किया है। वो बताता है कि इस घोटाले से आपको ही टारगेट किया गया है। ये बात सच है। चेयरमैन कहते हैं कि मैंने ये पूछा कि तुम इसमें शामिल हो या नहीं, तभी एन वो उन्हें कुछ फोटोज दिखाता है एंड बताता है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल हेड और जो अकाउंटिंग फर्म हमारी कंपनी का ऑडिट करता है उस फर्म का डायरेक्टर, जो वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और काफी क्लोज भी है, वो इतने सालों से हमारी कंपनी में ऑडिट कर रहा है, लेकिन उसने पिछले 5 सालों में एक बार भी फाइनेंशियल हेड के घोटाले को नहीं पकड़ा। जोसन ग्रैंडपा भी सोच में पड़ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कहना है डायरेक्टर जो और हमारे फाइनेंशियल हेड दोनों मिलकर इस घोटाले को कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि यसंग ने चेयरमैन को जो पेंटिंग गिफ्ट किया था उसमें फिट किए हुए कैमरे से यसंग अपने रूम से उन्हें लाइव देख रहा था। न वो बताता है कि इस घोटाले में सिर्फ डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड शामिल नहीं है, बल्कि डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड ने किसी के ऑर्डर पे ये काम किया है, यानी कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको टारगेट कर रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उसी ने मेरे यहाँ न रहने का फायदा उठाकर मेरे रूम में वो सारे ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स रखवाया है ताकि वो मुझे अपने रास्ते से हटा सके। ग्रैंडपा पूछते हैं कि फिर वो मास्टरमाइंड कौन है। फिर वो बताता है कि मुझे अभी तक कंफर्म उसके बारे में पता नहीं चला है। तो ग्रैंडपा उस पे भड़कने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा, जबकि तुमने हीन और हमारी फैमिली को धोखा दिया है। रियन सन डायरेक्टर जो को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि न वो तुम्हारे पीछे है, इसलिए जल्दी करो। तो अब यन सोन का आगे क्या प्लान होगा देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।